वैसे तो जेई एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन का अभी ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली अगर हम लास्ट के 2 साल को देखें तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है जेई एडवांस के भी पैटर्न में। क्वेश्चन अभी भी डीप थिंकिंग के काफ़ी होते हैं, बट ये सब वो क्वेश्चन है जो एक्चुअली आपने अगर नहीं बनाए हुए तो एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत रेयर ही चांस है कि आपसे बनेंगे। ये वो क्वेश्चंस में से एक है। अगर आपने कभी इस तरह के क्वेश्चन को देखा नहीं है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती कर जाओगे आप। माइट भी हो सकता है कि कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह कुछ कर पाओ आइडिया लगाने पर, बट अगर एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के रूप में अगर किसी ऐसे क्वेश्चन के रूप में दिया जाए जो न्यूमेरिकल टाइप है और इसमें n1 n2 की कुछ वैल्यूज़ दे दी जाएँ, टाइम की कुछ वैल्यूज़ दे दी जाएँ और सच में वैल्यूज़ बाहर निकालनी हो तो न्यूमेरिकल टाइप में तो एक काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाएगा ये क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन बेस्ड है पैरामेट्रिक फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, और यूजुअली तुमने क्वेश्चन जो देखे होंगे पैरामेट्रिक फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि केमिकल काइनेटिक्स में, तो वॉल्यूम और प्रेशर बेस्ड तुम क्वेश्चन जनरली देखते हो, बट ऑप्टिकल रोटेशन बेस्ड भी होता है और एन फैक्टर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर एक्चुअली मोल्स ऑफ रिएजेंट के टर्म्स में क्वेश्चन दिया गया है कि एक रिएजेंट है जो कि रिएक्ट करता है 3 अलग अलग स्पेशीज़ के साथ, और बेसिकली आपको काम करना है फर्स्ट ऑर्डर के इसी इक्वेशन पर। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है इसमें जो कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है A/A-X, जिसको A0/AT भी आप लिखते हो, और ये कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो रिएक्टेंट के टर्म्स में होता है। यानी कि अभी जो क्वेश्चन दिया गया उसमें A, B और C, उसमें A रिएक्टेंट है, तो A के टर्म्स में आपको जो A के जो कंसंट्रेशन रेशियो है उसको चेंज करना है जो दी गई इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर। और रिएजेंट जो है वो रिएक्ट करता है तीनों के साथ, A, B और C तीनों के साथ, और तीनों के जो एन फैक्टर रेशियोज है वो दिए गए 1:2:3। तो पहले हमारा जो डीप थिंकिंग का पार्ट है वो एक्चुअली सबसे पहले तो यहाँ पर लाई करता था कि आप पैरामेट्रिक फॉर्म को समझते भी हैं कि नहीं, कि पैरामेट्रिक फॉर्म्स के टर्म्स में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लिख पाते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है डीप थिंकिंग का वो ये कि आप इक्विवेलेंट्स, जो रिएजेंट के इक्विवेलेंट्स हैं और जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो इक्विवेलेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड आप बातों को कितने अच्छे से समझते हो। यहाँ पर बातें इक्विवेलेंट के टर्म्स में क्यों चलेंगी, क्योंकि एन फैक्टर के टर्म्स में क्वेश्चन है, मोल के टर्म्स में क्वेश्चन है, इन फैक्टर मेंशन कर दिया गया, दैट मीन्स कि इक्विवेलेंट पे जाकर के सोचना ही समझदारी होगी। तो रिएजेंट का एक्चुअली जो फंक्शन है वो रिएजेंट तीनों से रिएक्ट करेगा, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ A, इक्विवेलेंट्स ऑफ B और इक्विवेलेंट्स ऑफ C, ये तीनों के इक्विवेलेंट्स जब ऐड होंगे तो रिएजेंट के टोटल इक्विवेलेंट सामने आएंगे। और चूंकि इक्विवेलेंट, अगर हमें रिएजेंट का इक्विवेलेंट डिस्कस करना है, इंडिविजुअली A, B, C तीनों के इक्विवेलेंट डिस्कस करने हैं, तो हम एन फैक्टर इंटू मोल वाले बेसिक से कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। So n factor of A into moles of A, similarly n factor of B into moles of B and n factor of C into moles of C को लिखना पड़ेगा। अगर n factor 1 है रिएजेंट A का, जो हमें अज्यूम करना चाहिए 1:2:3 अगर रेशियो दिया गया, तो समझदारी इसी में है कि हम 1, 2 और 3 ही मान लें, सो दैट कि कोई अलग से वैल्यू मानेंगे तो अननोन्स बढ़ जाएंगे। तो अगर हमें इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएजेंट यूज निकालना है तो जो भी इक्विवेलेंट A के लिए उसके खर्च हुए, B के लिए खर्च हुए और जो C के लिए खर्च हुए, उन सबको एड अप कर देंगे, और एड अप करके जो भी वैल्यूज आएंगी वो इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएजेंट हो जाएंगे। या अगर रिएजेंट का हमने एन फैक्टर 1 एज्यूम किया, जो करना भी चाहिए, इस क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं गया कि रिएजेंट का जो एन फैक्टर क्या है, तो स्मार्ट तरीका ये होगा कि हम उसे 1 मान करके चलें। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएजेंट बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएजेंट बराबर मोल्स ऑफ रिएजेंट आ जाएंगे यहाँ पर। अब सपोज दैट इस रिएक्शन को प्रॉपरली हम लिख लेते हैं। 99% ऑफ द स्टूडेंट तो यहाँ पर ही गलती कर जाते हैं कि वो इक्वेशन को लिख करके जो भी अलग अलग टाइम इंटरवल्स हैं, जो टाइम स्टैम्प्स है, वहाँ पर आप जाकर के वैल्यूज़ को लिखते हो कि नहीं लिखते हो, अलग अलग टाइम पर जो भी कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ है उनको आप कितना ढंग से लिख पाते हो। तो मैंने जैसा कि बताया कि जो भी मोल्स ऑफ रिएजेंट यूज्ड होंगे, स्टार्टिंग में T=0 पर तो सिर्फ A प्रेजेंट है, और हमें यहाँ पर काम करना है पैरामेट्रिक फॉर्म्स पर, ठीक है। तो A पर ही फोकस करना है, याद रखना है कि A का ही वो रेशियो होता है A/A-X या A0/AT, और हमें उसी कंसंट्रेशन रेशियो को यहाँ पर जो मोल्स ऑफ रिएजेंट है उसके टर्म्स में लिखना है, यानी कि इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को उसी फॉर्म में हम ढालेंगे। तो हमारा पूरा फोकस रहेगा कि वो A/A-X हमें मिले, ठीक है। सिर्फ रिएजेंट के लिए काम करना होता है, सिर्फ रिएक्टेंट के लिए काम करना होता है, ओके। तो अब अगर रिएक्शन पर वापस फोकस करें तो रिएक्शन हमारे पास A to B + C, T=0 पर हमने n मोल्स A के अज्यूम किए हैं कि A के n मोल्स थे स्टार्टिंग में, और B और C कुछ भी नहीं थे, 0 थे। तो जो भी मोल्स ऑफ रिएजेंट यूज्ड होगा जब सिर्फ A प्रेजेंट होगा तो वो भी n ही होगा, बिकॉज कि हम यहाँ पर A का n फैक्टर तो क्वेश्चन ही 1 दिया हुआ है, और
समझदारी इसमें कि हम रिएजेंट का भी n फैक्टर 1 माने तो दोनों के मोल बराबर होंगे, दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर करेंगे तो n फैक्टर 1 होने की वजह से दोनों के मोल्स बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो n मोल्स ऑफ A दैट मीन्स n मोल्स ऑफ रिएजेंट यूज होगा। और जब अगर x मोल टूट जाएंगे A के, x मोल यूज हो जाएंगे तो बेसिकली n-x बचा हुआ अमाउंट होगा A का। तो इस बचे हुए अमाउंट के साथ अगर आपने यहां पर टाइट्रेशन कराया, जब t=t पर आप टाइट्रेशन कराएंगे तो A के जो मोल्स होंगे वो n-x होंगे और उतने ही मोल्स रिएजेंट के कंज्यूम होंगे, राइट। अब B के लिए, B के साथ रिएक्शन करने के लिए रिएजेंट के कितने यूज होंगे, तो जो B का इक्विवेलेंट होगा यानी कि n फैक्टर इनटू मोल, जो B के मोल बने होंगे x और जो भी B के जो भी n फैक्टर होंगे उसे हम इक्विवेलेंट इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोल करके लिखेंगे। वही इक्विवेलेंट रिएजेंट के हो जाएंगे और वही मोल्स हो जाएंगे रिएजेंट के यूज। तो बेसिकली हमने जो 2x और 3x लिखा है वो रिएजेंट के मोल्स हैं जो यूज होंगे B के साथ रिएक्ट करने में, C के साथ रिएक्ट करने में। एक्चुअली वो रिएजेंट के इक्विवेलेंट्स हैं और वही इक्विवेलेंट्स ऑफ B भी है, बट हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो ध्यान रखना 2x और 3x वो मोल्स ऑफ रिएजेंट यूज्ड है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मोल्स ऑफ रिएजेंट यूज्ड क्यों है, क्योंकि n फैक्टर 1 है रिएजेंट का, तो इक्विवेलेंट्स बोले या मोल बोले एक ही बात है। हाँ, t=∞ पर A कुछ भी नहीं बचेगा, 0 कर देंगे। और अगर A 0 हो गया दैट मीन्स कि टोटल कंप्लीट जो डिसोसिएशन हुआ A का वो n मोल्स हो गए। तो अब B के n मोल्स बने होंगे, C के भी n मोल्स बने होंगे, लेकिन जो इक्विवेलेंट्स यूज होंगे, जो मोल्स यूज होंगे रिएजेंट के वो 2n एंड 3n हो जाएंगे, राइट। अब ऊपर टेबल में n1 और n2 जो वैल्यू दी गई है वो रिएजेंट के वो वैल्यूज हैं जो t=t पर यूज हुए हैं और t=∞ पर यूज हुए हैं। तो अगर इसी चीज़ को हम प्यार से अगर लिखें, ढंग से लिखें, तो मोल्स ऑफ रिएजेंट यूज्ड एट t=t वो n-x है, देन 2x है, देन 3x है, A B और C तीनों के लिए। तो सम अप करेंगे वो बराबर हो जाएगा n1 के, जहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि n+4x = n1 है। अगर t=∞ पर जाएंगे तो 2n+3n यानी कि B और C ही थे, टोटल 5n जो है वो बराबर हो जाएगा n2 के। वो क्वेश्चन ने ऊपर में दिया हुआ और हमें अननोन्स हमेशा हटाने होते हैं। हम अननोन के टर्म्स में, पैरामीट्रिक फॉर्म से याद रखना है कि अननोन के टर्म्स में आप नहीं बना सकते इक्वेशन को, आपको हमेशा इक्वेशन बनाना होता है जो दिया गया डेटा होता है उसके बेसिस पर। तो हमारे पास दो इक्वेशन थे। पहले वाले इक्वेशन से हमने जो 4x की वैल्यू थी उसको हमने एक्चुअली n1 n2 के टर्म्स में लिख लिया। n की वैल्यू n/5 है तो हमने उसको फर्स्ट इक्वेशन में यानी n+4x = n1 में पुट कर लिया और वहाँ से x की वैल्यू निकाल ली 5n1 - n2 / 20। अब a/a - x जो है उसे समझना है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई क्या है, जो टाइम = t का कंसंट्रेशन है, दैट मीन्स n/n - x है। बेसिकली हमें n डिवाइडेड बाई n - x लिखना है। तो n क्या था, n2/5, राइट। एंड अब साइड में अगर n/n - x अगर हम निकाल लें तो n2/5 माइनस ये जो पूरा पार्ट था 5n1 - n2 / 20, इसे कैलकुलेट करना होगा और वहाँ रेशियो में पुट करना होगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो इसे अगर आप कैलकुलेट करो तो एग्जैक्टली आप ऐसा लिख सकते हो 2.303/t log n की जगह पर n2/5 और ये जो पूरी वैल्यू हमने कैलकुलेट की 5 of n2 - n1 / 20। सो अगर इसे हम काट छाट करेंगे तो एग्जैक्टली जो वैल्यू आएगी वो साफ दिख रहा है कि 4/5 वाले रेशियो में आ जाएगी, राइट। और यहीं पर आप कह सकते हो कि जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो ऑप्शन डी के साथ मैच कर जाएगा। तो आई होप दैट कि इससे तुमने सीखा होगा कि किस तरह से इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट किसी भी क्वेश्चन में जा करके किसी भी रिएक्शन में अगर हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का यूज़ करें, इन फैक्टर को यूज़ करें तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लग सकते हैं किसी ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कि आपने कभी ऐसा कुछ एप्लीकेशन किया ही ना हो। तो मेरी नज़र में ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। एंड इस क्वेश्चन के थ्रू मैं यही कहूँगा कि तुम एक्चुअली एक क्वेश्चन के थ्रू 2 चैप्टर का क्रक्स रिवाइज कर रहे हो। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज हो रहा है, कैसे काम करता है इक्विवेलेंट वाला फंडा, कैसे काम करता है, ये पूरा रिवाइज हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो क्रक्स पार्ट है, मैं ये मानता हूँ कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म्स उसी बंदे को ढंग से आएगा जिसने कि कुछ बेसिक्स अच्छे किए हुए होंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूरा रिवाइज हो जाता है और पूरा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है। तो 2 चैप्टर के 2 क्रक्स जो बिल्कुल रिवाइज हो जाते हैं अच्छे से। होप कि तुम इसका फ़ायदा उठाओगे। ऑल द बेस्ट।